एक क्रिमिनल जिसने अपनी लाइफ में कई बार ड्रग्स की तस्करी की, जिससे उसने खूब पैसे कमाए। इतने सालों तक काम करने के बाद उसने पैसे तो खूब कमा लिए, लेकिन उससे गलती हो गई। ड्रग डीलिंग के बिजनेस में जब एक शख्स ने उसके पैसे नहीं लौटाए तो एक जगह पर अचानक उसकी लड़ाई हो गई और उसने उसका मर्डर कर दिया। ये मर्डर कोई प्री प्लान मर्डर नहीं था और अचानक गुस्से में किया गया था, लेकिन फिर भी मर्डर तो हो गया था। मर्डर करने के बाद उसकी डेड बॉडी को कहीं ठिकाने लगाना था, तो कहीं सुनसान इलाके में एक जगह उसने डेड बॉडी को जमीन में दफना दिया। तो इस तरीके से उसने लाइफ में पहला मर्डर कर दिया। लेकिन उसकी लाइफ में दूसरी बार भी एक घटना होती है जब रिचर्ड मैट दोबारा एक शख्स का मर्डर कर देता है और उसकी डेड बॉडी को पुल से नीचे नदी में फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन उसकी ये प्लानिंग फेल हो गई, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वहां पर कुछ लोगों ने डेड बॉडी को नदी के ऊपर देखा। उसके बाद उन्होंने फौरन पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल किया और पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। उसकी लाश को बाहर निकाला गया तो देखा कि डेड बॉडी पर कई जगह चोट के निशान थे। तो सुसाइड तो नहीं किया गया था, ये तो पता लगा कि उसका मर्डर हो चुका है। कुछ दिनों तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चलती रही, तो बाद में पता चला कि रिचर्ड मैट नाम का क्रिमिनल ने उसका मर्डर किया है। उसके क्राइम रिकॉर्ड को जब चेक किया तो पता चला कि पहले भी कई बार वो जेल जा चुका था। हालांकि वो कुछ ही दिनों तक जेल में रहा था और उसका क्राइम केस इतना बड़ा नहीं था। अब क्योंकि इस बार एक मर्डर केस का मामला था तो जल्द से जल्द उसको अरेस्ट करना था। पुलिस की टीम फौरन उस तक पहुंची और उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाती है और उसको जेल भेज दिया जाता है। यूएस की सबसे बड़ी और सुरक्षित जेल में से एक जेल, जिसका नाम था क्लिंटन करेक्शनल जेल। अगर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करे, उसकी किस्मत अच्छी हो और वो जेल से भाग भी जाए, लेकिन अगर नहीं भाग पाया और भागने के दौरान पकड़ा गया, यहाँ से भागने की ख्वाहिश उसकी कभी पूरी नहीं हो पाएगी और फिर उसकी जान भी जा सकती है। तो इसलिए उस जेल से वही कैदी भागने की कोशिश करेंगे जिनका फ्यूचर वैसे ही खराब है और उनको बहुत साल की सजा हुई है। तो एक बार तो जेल से भागने का वो ट्राई कर ले, क्या पता कि सक्सेस हो ही जाए। जिस जगह पर ये जेल बनी हुई है उस जगह पर पहले एक पागल खाना था और यहाँ पर रह रहे कई कैदियों का ये मानना है कि उनको ऐसा लगता है कि वो किसी पागल खाने में ही रह रहे हो। कभी कभी कई कैदियों की शोर की वजह से इस जेल में सोना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कैदियों के लिए बेहतर यही होता था कि वो यहाँ पर रहने की आदत डाल लें और खुद माहौल को इतना सीरियस ना होने दे, क्योंकि इस जेल में कभी ना कभी काफी सीरियस लड़ाई हो जाती थी जिसमें कैदी का घायल होना आम बात थी। इस जेल को जब बनाया गया था तो उसमें कैदी की संख्या इतनी नहीं थी, लेकिन फिर इस जेल में बाद में कई कैदियों को भेजना स्टार्ट किया गया जिन पर बड़े बड़े क्राइम के केसेस चल रहे थे और जिन कैदियों को ज्यादा साल की सजा हुई थी। और इसी वजह से टाइम के साथ इस जेल की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ चुकी थी। इस जेल के चारों तरफ 30 फीट की ऊंची दीवार थी और टोटल 4 टावर थे, जिसमें जेल गार्ड ड्यूटी करने के लिए हमेशा तैनात रहते थे, जिनके हाथ में हमेशा राइफल गन रहती थी और अगर कोई कैदी इनको भागता हुआ दिखाई दे तो तुरंत गोली मारने के ऑर्डर दिए गए थे। अगर वार्निंग देने के बाद भी वो कैदी नहीं रुके तो गोली चला दी जाएगी। अब क्योंकि ये जेल एक पहाड़ी इलाकों में बनी हुई थी और वहां से अगर कोई सुरंग बनाने की कोशिश भी करता तो वो वहां से भागने में कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा और बहुत कैदी को ये बात पता थी। इसलिए स्टार्टिंग में जब बहुत सारे क्रिमिनल ने सुरंग के जरिए उस जेल से भागने की कोशिश की तो सभी नाकामयाब हो गए। अब इस जेल का स्ट्रक्चर ही इसको दुनिया का सबसे सेफ जेल में से एक बनाता था, लेकिन जेल कितना भी बड़ा और सेफ क्यों ना हो, कितनी भी कोशिश की जाए कि कोई कैदी जेल से ना भाग पाए, उसमें कोई ना कोई तरीका ऐसा जरूर होता है जिससे कैदी को एक बार उस जेल से भागने का मौका मिल जाता है। तो रिचर्ड मैट नाम का क्रिमिनल को जब इस जेल में लाया गया, जिसने पहला मर्डर करने के बाद एक बार साल 1998 में विलियम नाम के शख्स को किडनैप भी कर लिया था। किडनैपिंग के बाद उसने उसको एक गाड़ी में रखकर कई घंटे ड्राइव करने के बाद वो उस गाड़ी को एक वेयरहाउस में पार्क कर देता है और वो विलियम को एक जगह पर उसके हाथ पैर बांधकर उसको वहीं बंद कर देता है। रिचर्ड ने कई बार उसको कहा कि उसके पास जितने भी पैसे हैं वो उसे बता दे कहां पर है और उसके घर वालों को भी फोन करके उसने पैसों की डिमांड की। अब स्टार्टिंग में रिचर्ड को लगा कि ऐसा करने पर उसकी बताई हुई जगह पर सही टाइम पर पैसे पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई घंटे बीत जाते हैं और जब दूसरा दिन भी होने वाला था तब उसको लगा कि शायद उसको पैसे नहीं मिलने वाले और टाइम भी काफी बीत गया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके फैमिली मेंबर ने पुलिस को बता दिया हो और पुलिस उसको ढूंढने के लिए काफी टाइम से ट्राई कर रही हो, तो खतरा तो था। तो उसने डिसाइड किया कि वो विलियम को मार देगा जिसको उसने किडनैप किया। अब उसने उसका मर्डर तो कर दिया, लेकिन उसकी डेड बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि उस इलाके में तो डेड बॉडी को कहीं दफनाया नहीं जा सकता था। तो उसने सबसे पहले किसी तरह से उसकी लाश को शहर से बाहर ले गया और वो डिसाइड करता है कि वो उसकी डेड बॉडी को शहर के पुल के नीचे जो नदी बहती है उसमें फेंक देगा। डेड बॉडी को बाहर फेंकने के बाद वहां से वो चला जाता है। कुछ दिनों तक वो बचा रहा, उसको लगा कि वो डेड बॉडी नदी में बह जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाद में पुलिस को पता चला उसका बहुत ही बेरहमी से मर्डर हुआ है और कई वक्त तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चलती रही और फाइनली साल 2006 में पुलिस को पता चला कि रिचर्ड पहले मेक्सिको के ही किसी शहर में रह रहा था, लेकिन फिर उसको लगा कि इतना टाइम हो चुका है और पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाई। तो फिर वो जाकर वाशिंगटन शहर के होटल में रुका हुआ था। यहीं से गलती हो गई।
पुलिस उस तक पहुंच गई और साल 2006 में उसको अरेस्ट कर लिया गया। रिचर्ड पहुंच गया क्लिंटन करेक्शनल जेल। तो उसको अब जेल में रहते हुए कुछ साल बीत गए। जनवरी का महीना था, साल था 2010, जब उसने पहली बार जेल से भागने की प्लानिंग बनानी शुरू की, लेकिन कोई भी प्लानिंग को वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया क्योंकि इसमें खतरा बहुत ज्यादा था और पकड़े जाने के चांस ज्यादा थे। हालांकि फिर भी उसे कॉन्फिडेंस था कि वो जेल से भागने में कामयाब जरूर हो सकता है, क्योंकि इस चीज को वो अच्छी तरह समझता था कि वो किसी को भी मैनिपुलेट करके उससे कोई काम करवा सकता है जिससे जेल से भागने में आसानी होगी। अब ये बात तो वो जानता था कि इस जेल से सुरंग बनाकर तो यहाँ से भागा नहीं जा सकता। पहले कई कैदियों ने ये कोशिश की थी लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हो पाया, इसलिए एक ऐसी प्लानिंग उसे बनानी थी जिसमें भागने का सक्सेस रेशियो भी ज्यादा हो और उसमें खतरा भी कम हो। प्लानिंग में एक और कैदी को शामिल करना था जिस पर उसको पूरा भरोसा हो और प्लानिंग बनाने के दौरान उसे जो काम दिया जाए वो कर सके। उसके बाद उसकी मुलाकात डेविड नाम के कैदी से होती है, जिसे लगभग 8 साल पहले पुलिस डिपार्टमेंट के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर का मर्डर करने के जुर्म में जेल भेजा गया था। इसी वजह से उसको 35 साल की सजा हुई थी और वो पिछले 8 साल से जेल में था। लगता है कि वो भरोसे वाला इंसान है और उसको भागने की प्लानिंग में उसे शामिल करना चाहिए। इस जेल में जितने भी कैदी थे सभी कैदियों को काम दिया गया था और डेविड को भी एक लकड़ी की शॉप में काम करना पड़ता था। वो लकड़ी से नई नई चीजें बनाने में माहिर था और उसको इलेक्ट्रिसिटी का भी काम आता था और इतनी अच्छी स्किल के लिए ही रिचर्ड को लगा कि उसको जेल ब्रेक की प्लानिंग सुनानी चाहिए। अब जिस फ्लोर पर रिचर्ड का सेल था उसी फ्लोर पर डेविड का भी सेल था। एक बार डेविड को पता चला कि रिचर्ड काफी अच्छी पेंटिंग बनाता है और जब उसकी बनाई हुई पेंटिंग को उसने देखा तो उसने उसकी तारीफ की और उसने उससे ये कहा कि अगर वो क्रिमिनल नहीं बनता तो एक बहुत अच्छा पेंटर हो सकता था। उसके बाद डेविड ने भी बाद में कई पेंटिंग बनाई। जब भी जेल का फ्री टाइम होता तो दोनों हमेशा डिस्कशन करते थे। काफी टाइम तक उनकी दोस्ती के हो चुके थे। रिचर्ड डेविड से कहता है कि वो बहुत टाइम से जेल से भागने की प्लानिंग बना रहा है, लेकिन अभी भी जेल में उसको कोई कमी नहीं लगी जिससे उसके वहां से भागने के चांसेस हो। डेविड कहता है कि तुमसे पहले भी जेल से कई कैदियों ने वहां से भागने की कोशिश की है, लेकिन वो सब के सब नाकामयाब रहे और अगर तुमको उस जेल से भागने में सक्सेस होना है तो तुमको एक परफेक्ट प्लानिंग बनानी होगी जो पहले किसी भी कैदी ने ना बनाई हो, तभी तुम इस जेल से भाग पाओगे, वरना नहीं। तो फरवरी साल था 2011 जब फाइनली उन्होंने भागने की वो तरकीब निकाली जो शायद पहले किसी जेल ब्रेक की हिस्ट्री में हुई हो। भागने के रास्ते में जो सबसे पहला पड़ाव होगा वो होगा खुद के ही सेल के लॉक को अनलॉक करना। सेल के दरवाजे को सही टाइम पर ओपन करने में अगर वो सक्सेस हो गए तो आसानी से इंडस्ट्री आर्ट तक पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद कुछ ही दूरी पे होगा एक सेल डोर जिसको हटाकर वो आगे बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो लगभग भागने की प्लानिंग 40% को वो एग्जीक्यूट कर लेंगे। उसके बाद अगर वो जेल की इतनी बड़ी दीवार को पार करके आगे पहुंच भी गए तो भी एक प्रॉब्लम होगी। जेल में मौजूद टावर जहां पर गार्ड हमेशा ड्यूटी करता था, उन टावर पर खड़े गार्ड को चकमा देना इतना आसान नहीं होने वाला था। तो कोशिश ये की गई कि जेल से उस वक्त भागने की कोशिश करेंगे जब टावर पर गार्ड मौजूद ना हो, लेकिन ऐसा होने के चांस बहुत कम थे क्योंकि जब भी टावर पर खड़े गार्ड की ड्यूटी खत्म होती थी तो उसके बाद दूसरा गार्ड जब उस टावर पर पहुंचता था तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता था। अब सबसे पहले तो उन्हें सेल के लॉक डोर को ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए जरूरत होगी एक स्पेशल पेचकश की। प्रॉब्लम यही थी कि सेल में रहते हुए तो उनको टूल नहीं मिलने वाले थे, इसलिए सबसे पहले उन्होंने उस कैदी की तलाश करनी शुरू की जो उनको आसानी से टूल लाकर सेल में दे दे। रिचर्ड को पता चला कि इस काम के लिए सिविलियन सुपरवाइजर को मैनिपुलेट किया जा सकता है जिसका नाम था मिचेल। अब जैसे कि डेविड पिछले 8 सालों से इस जेल में रह रहा था और इसी दौरान उसकी मिचेल से दोस्ती थी और दोनों एक दूसरे पे भरोसा करते थे। रिचर्ड जानता था कि अगर डेविड उससे कोई टूल लाने के लिए बोले तो वो मना नहीं करेगी और कोशिश करेगी। इसलिए रिचर्ड डेविड से बोलता है कि तुम मिचेल से मिलो और उससे ये बोलो कि उसको एलईडी लाइट वाले 2 चश्मे ला कर दे ताकि वो रात में भी पेंटिंग का काम कर सके। बस यहीं से ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग में सिर्फ उसी चीज को लाने के लिए उससे कहा जाता जिससे उसको बिल्कुल शक ना हो कि वो जेल से भागने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन टाइम के साथ कब मिचेल उन जेल से भागने की प्लानिंग में शामिल हो गई उसे खुद पता ही नहीं चला। जब उसको जेल इलेक्ट्रिसिटी शॉप से टूल लाने के लिए कहा जाता और उनमें से कुछ टूल्स को उन्होंने वहां से ले भी लिया और उसे सेल में पहुंचा दिया। पहले रिचर्ड का प्लान सेल की डोर को ओपन करने के लिए चाबी का डिजाइन बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्क्रू तैयार करना था जिसकी मदद से वो पूरे लॉक को ही खराब करके वहां से हटा सके, क्योंकि चाबी तैयार करने के लिए चाबी का डिजाइन पता लगाना जरूरी था, जो प्लानिंग में सबसे मुश्किल काम था और उसमें टाइम भी काफी ज्यादा लगने वाला था। स्क्रू का डिजाइन चुराने के लिए एक गीली मिट्टी मंगवाई गई और इस तरह कागज के टुकड़े पर स्क्रू के डिजाइन तैयार हो गया। ये पता लगने के बाद कि स्क्रू का साइज कितना होना चाहिए। अब क्योंकि डेविड मेंटेनेंस शॉप में काम करता था तो वहां पर गार्ड भी मौजूद होता था। उस गार्ड की नजरों से बचकर वो उस स्क्रू को वहां से कैसे ले जाए ये काफी चैलेंजिंग था।
प्रॉब्लम ये थी कि सेल में पहुंचने से पहले सभी कैदी मेंटेनेंस शॉप से जब बाहर निकलते थे तो सबको मेटल डिटेक्टर से गुजारा जाता था, ताकि अगर किसी के पास मेटल की चीज हो तो उसे पता लगाया जा सके। उसके बाद उसने एक आइडिया सोचा। उस स्क्रू को उसने हेडफोन की खोखली हिस्से में डालकर वहां से वो ले गया। सेल जाने के बाद उसने वो स्क्रू रिचार्ड को दे दिया। उसके बाद उस स्क्रू से उन्होंने इस डोर को डीएक्टिवेट करके ओपन करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उसके बाद उन्होंने प्लान बी को एग्जीक्यूट करने का सोचा, क्योंकि उनको पता था कि अगर पहले का प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो आगे उनको क्या करना है। जिस सेल में उनका बेड था, उस बेड के पीछे एक विंड का ढक्कन था और उस विंड का रास्ता कैटलॉग की तरफ जाता था, यानी इस जेल के पिछले के एरिया में। इस विंड टनल के द्वारा ही सारी चीजों की सप्लाई होती थी, जैसे टीवी के लिए इलेक्ट्रिक केबल, पानी और इलेक्ट्रिसिटी के अलग अलग तार और अलग अलग पाइप्स वहीं से जाते थे। यदि अगर उनको टनल तक पहुंचना है तो उनके बेड के पीछे बने इस कैटलॉग को किसी तरह तोड़ना पड़ेगा। रिचर्ड इस जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड था और ज्यादातर प्लानिंग में जो डिसीजन हो रहे थे वो वही ले रहा था, और डेविड से जो रिचर्ड बोल रहा था वो उसको अच्छी तरह फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद उसने डेविड को प्लान बताया कि उन्हें किसी तरह से कैटलॉग को तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद उन्हें कुछ टाइम तक रेंगते रेंगते आगे बढ़ना होगा, जब तक कि वो उस एरिया में न पहुंच जाए जहां पर कई सारे पाइप थे सप्लाई के लिए। वो एरिया थोड़ा बड़ा था जिससे वो वहां चलकर चेक कर सकते थे भागने का रास्ता। लेकिन विंड गेट के ढक्कन को तोड़ने के लिए उसके लिए जरूरत पड़ेगी एक हेक्सा ब्लेड की। तो वो डेविड से कहता है कि वो मिचेल से कहे कि एक हेक्सस ब्लेड को इंतजाम करके वहां भेज दे। हालांकि डेविड श्योर नहीं था, लेकिन उसने कहा कि वो कोशिश कर सकता है और उसको उम्मीद है कि मिचेल उसकी बात मानेगी और उनको हेक्सस ब्लेड मिल जाएगा। और होता भी बिल्कुल वैसे ही है। जब डेविड उससे हेक्सस ब्लेड लाने के लिए कहता है और बार बार रिक्वेस्ट करता है तो वो मान जाती है, और उसके बाद मिचेल एक लोकल शॉप से एक ब्लेड को खरीद लेती है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि उसे हेक्सस ब्लेड को मेटल डिटेक्टर से बचाकर उनको मेंटेनेंस रूम तक भी ले जाना था, जो काम बहुत मुश्किल था। अब किसी तरीके से उस ब्लेड को उस मेंटेनेंस रूम में ले जाया जाता है और वहीं रख दिया जाता है। कुछ दिनों तक वो वहीं पर रहता है और सभी गार्ड को यही लगता है कि कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि उस ब्लेड को उसी मेंटेनेंस शॉप में रखा जाना था जहाँ पर बाकी सारे टूल्स रखे हुए थे। अगर पहले ही रिचार्ड उस हेक्सा ब्लेड को सेल में ले जाता तो गार्ड को शक हो जाता कि वो ब्लेड मेंटेनेंस शॉप में क्यों नहीं रखा गया, इसलिए कुछ दिनों तक उस ब्लेड को उसी शॉप में रखा गया। अब कटिंग करने के दौरान हाथ में चोट ना आए, इसलिए उस ब्लेड को कपड़े से भी कवर कर दिया गया। फरवरी साल 2015 से कटिंग का काम शुरू हुआ। उस वाइन के ढक्कन को काटते काटते इतने छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर गिरते रहते थे और वो टुकड़े इतने बारीक होते थे जिसको हाथ से नहीं उठाया जा सकता था, लेकिन उनको वहां से उठाना भी जरूरी था। इसलिए उन्होंने हेडफोन के अंदर जो मैग्नेट होता है उसको बाहर निकाला और उस मैग्नेट की हेल्प से उन सभी टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया। कटिंग के टाइम सेल में काफी वाइब्रेशन होती थी, जिस वजह से उस सेल के अंदर जो बेड था वो भी थोड़ा हिलने लगता था। इससे बचने के लिए उन्होंने चारपाई के सभी कोनों को कपड़े से कवर कर दिया। ये काम एंटरटेनमेंट के टाइम शाम के वक्त किया जाता, जब जेल में एंटरटेनमेंट का टाइम होता, जिसमें कैदी टेलीविजन में प्रोग्राम देखते थे, और अगर किसी कैदी को सेल में रहना होता था तो वो सेल में भी रह सकते थे। लेकिन रिचार्ड और डेविड अपने अपने सेल में ही रुकते थे और शाम के वक्त जब एंटरटेनमेंट का टाइम होता था तो वो विंड के उस ढक्कन की कटिंग का काम करते थे, ताकि बाहर ज्यादा उसकी आवाज ना जाए। वो उस टाइम का इंतजार करते थे जब एंटरटेनमेंट टाइम में टेलीविजन ऑन होता था और जब शोर शराबा होना शुरू होता था। ये वही टाइम होता था तब ये भी अपना काम करना स्टार्ट कर देते और उस टेलीविजन की जो आवाज की वजह से सेल के अंदर से जो थोड़ी आवाज होती थी वो दब जाती थी। लगभग 3 हफ्तों तक कटिंग का काम चलता रहा और विंड के ढक्कन को पूरी तरह से ओपन होने के बाद अब टाइम था उस रास्ते का पता लगाने का जहां से उसके अंदर से टनल का रास्ता जा रहा था। विंड के अंदर टनल से जाने से पहले उन्होंने एक डमी तैयार किया और उसको बिस्तर पर रख लिया, ताकि गार्ड वहां पर गलती से चेकिंग के दौरान पहुंच गया तो उनको ऐसा ही लगे कि वो सो रहे हैं। जब रिचार्ड विंड के ढक्कन को हटाकर टनल के अंदर गया तो उसने बेड को विंड की तरफ खींच लिया ताकि सुराख ना दिखे। अंदर जाने के साथ साथ उसको पोटेंशियल सिक्योरिटी राउंड का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक टाइम फिक्स होता है जब गार्ड चेकिंग के लिए किसी और गेट से उस टनल एरिया में जा सकता था, और गार्ड इससे पहले उस टनल वाले एरिया में जाए उससे पहले ही उसको वहां से निकलकर उस खुफिया रास्ते से सेल में पहुंचना पड़ेगा। अब सुरंग में जाने के बाद उसने वहां चेक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था। इसलिए उसने एलईडी लाइट चश्मे का इस्तेमाल किया जो मिचेल ने उसको लाकर दिए थे। उस चश्मे की लाइट को ऑन करने के बाद उसने देखा कि टनल एरिया में काफी स्पेस था, लेकिन वहां पर कोई भी डोर लॉक नहीं था और न ही कोई विंडो बनी हुई थी। कुछ घंटे तक उसने टनल में रुकने के बाद उस जेल में काउंटिंग का टाइम शुरू होने वाला था, तो वो फटाफट रिचार्ड वहां से बाहर निकलता है। सेल में जाने के बाद वो वापस उस विंड के ढक्कन को उसमें लगाकर उसे बंद कर देता है। उस सेल के अंदर एक बाल्टी रखी हुई थी जिसमें गर्म पानी था। जल्दी से वो अपने हाथ और अपने चेहरे को धोता है और अपनी शर्ट को चेंज करता है। कोई भी सबूत बचना नहीं चाहिए। एक बार जब रिचार्ड मेंटेनेंस शॉप में था तो उसने एक खिड़की से देखा कि कुछ ही दूरी पर एक पावर प्लांट था। उसको लगा कि हो ना हो वहां तक पहुंचने के लिए एक अंडरग्राउंड पाइप जरूर होगा। अगर वो पाइप उसको मिल जाए तो फिर वो वहां से भाग सकता है।
अब जैसे ही शाम का टाइम हुआ तो वो दोबारा विंड के टूटे ढक्कन को ओपन करके अंदर टनल में गया। बिना मैप के भी वो टनल एरिया में जाकर बाहर निकलने वाले रास्ते को ढूंढता रहता है। कोशिश यही थी कि वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वह बहुत सारे पाइप थे। कुछ टाइम तक वो काफी घूमने के बाद उसको वो पाइप नहीं मिला जो पाइप उसको बाहर पावर प्लांट तक ले जाए, लेकिन फिर भी वो तलाश करता रहा क्योंकि बाहर निकलने का यही एक रास्ता था। एक टाइम के बाद वो दीवार के पास पहुंचता है और दीवार में से 2 पाइप जा रहे थे। उसको लगा कि इन पाइप का रास्ता जरूर जेल से बाहर जा रहा होगा, क्योंकि जैसे ही दीवार बनी हुई थी वो वैसे ही दीवार थी जो जेल के चारों तरफ थी। उसको ये आइडिया हो गया कि वो दीवार को पार करके पाइप के रास्ते से होकर वो जेल से बाहर निकल सकता है। अब उसको उम्मीद हो चुकी थी कि वो आगे की प्लानिंग बनाएगा। कुछ टाइम में इस दीवार में इतना सुराग किया जा सकता था कि उसमें एक इंसान आसानी से घुसकर थोड़ा आगे बढ़ सकता है। डेविड उस वक्त वहां मौजूद था नहीं। उसका प्लान था कि दीवार में एक सुराग बनाया जाए और कुछ टाइम तक चलने के बाद वो फिर एक पाइप में घुसेंगे और उसके बाद उस पाइप के रास्ते से होकर वो जेल से बाहर निकल जाएंगे। तो पहले उनको दीवार में सुराग करना था और उस सुराग के अंदर जाने के बाद कुछ दूर तक रेंगने के बाद उनको एक पाइप के अंदर जाना था। लगभग 3 हफ्ते तक जो दीवार में सुराग बनाने का काम खत्म हुआ, उसके बाद पता चला कि ये तो जेल की पैरामीटर वॉल थी ही नहीं जैसा उन्होंने पहले सोचा था। ये तो जेल के अंदर ही कोई दीवार थी। अब उन दोनों को बहुत ही गहरा धक्का लगा। अब तक सारी जो मेहनत उन्होंने की थी वो सारी खराब हो गई। प्लान भी फेल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। डेविड दोबारा उस टनल में जाने का डिसाइड करता है। उस टनल के अंदर एक टूल बॉक्स रखा हुआ था। उसको लगा कि शायद उस टूल बॉक्स में ऐसा कुछ हो जिससे एक दूसरा रास्ता बनाया जा सके, लेकिन टूल बॉक्स में तो ज्यादा औजार नहीं थे। लेकिन जेल के अंदर उन्होंने एक ड्रिल मशीन का इंतजाम कर लिया। अब उन्हें किसी तरह से उस टनल में जो जेल की पैरामीटर वॉल थी उसको ढूंढना था। अगर उस दीवार को ढूंढने में वो सक्सेस हो गए तो वो दीवार में सुराख बनाकर वहां से जा सकते थे और उसके बाद वो जेल से बाहर मेन रोड तक पहुंच सकते थे। और फाइनली काफी खोजने के बाद उनको वो पैरामीटर वॉल मिल जाती है। उन्होंने एक हथौड़े से दीवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो दीवार 7 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार थी। और फिर डिसाइड ये हुआ कि उस 7 फीट मोटी दीवार को तोड़ने के लिए ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ड्रिल मशीन को चलाने के लिए भी सीमेंट बिट और स्टील पंचे चाहिए होंगे, तभी वो मशीन काम करेगी। अब इस काम के लिए मिचेल से कहा गया और इससे ये भी कहा गया कि वो जेल से भागने वाले हैं और एक बार अगर उस पैरामीटर वॉल में सुरंग बन गई तो फिर वो वहां से बाहर निकल जाएंगे। तो 27 अप्रैल जब भागने का दिन डिसाइड हुआ तब रिचर्ड और डेविड ने देखा कि टनल एरिया में टूल बॉक्स तो था ही नहीं जिसमें ड्रिलिंग मशीन भी थी। हर बार शाम को वो टनल में जाकर उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको वो टूल बॉक्स नहीं मिला। अब क्योंकि रिचर्ड कई बार उस टनल में जा चुका था और इस बार उसने गैस के पाइप पर जब हाथ रखा तो वो गैस का पाइप गर्म नहीं था बल्कि नॉर्मल टेम्परेचर पे था। वो समझ गया कि इस पाइप से जो पहले गैस की सप्लाई हो रही थी अभी वो नहीं हो रही। उसके बाद उसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना इस पाइप के मीडियम से ही जेल से बाहर निकला जाए। उनके पास पहले से ही एक हेक्सा ब्लेड था। उन्होंने इस पाइप को काटना शुरू किया। कुछ दिन काम करने के बाद उन्होंने इतना पाइप काट लिया कि उसमें से एक बार में एक इंसान आसानी से जाकर आगे बढ़ सकता था। अब रिचर्ड पाइप होल के अंदर जाकर आगे बढ़ता है और फाइनली जब एक जगह पर उस पाइप से वो बाहर निकलता है, उससे थोड़ा आगे वो देखता है कि वहाँ एक मेन होल कवर था। उसको अगर खोल के वो ऊपर तक पहुंच गया यानी कि वो मेन रोड पर चला जाएगा जहां से वो जेल से हमेशा के लिए आजाद। लेकिन हो सकता है कि उस मेन होल कवर का ढक्कन इतनी आसानी से ना खुले। उस वक्त डेविड भी वहां था नहीं। जब तक शाम के 5:30 बज चुके थे और कुछ ही टाइम में जेल में सभी कैदियों की गिनती होनी थी, इसलिए वो वापस दोबारा पाइप से होता हुआ पहले के रास्ते टनल तक पहुंचता है और टनल से वापस अपने सेल में चला जाता है। अब सुबह भागने की तैयारी शुरू की गई। अब डेविड ने मिचेल को भी बता दिया था कि उसे किस टाइम जेल से बाहर एक गाड़ी का इंतजाम करना है। उन्होंने ये भी सोच लिया था कि अगर वो उस जेल से भागने में सक्सेस हो गए तो कुछ ही दिनों के बाद वो मैक्सिको देश चले जाएंगे। वो भी जानते थे कि मैक्सिको देश जाने के बाद बहुत ही कम चांस है कि पुलिस उनको ढूंढने में कामयाब हो जाए। सबसे पहले सुबह के लगभग 9 बजे स्वेटर और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट और पेपर की मदद से एक पुतला बनाया गया, क्योंकि अगर काउंटिंग से पहले कोई गार्ड वहां पर आ जाए तो सेल के बाहर से देखने पर यही लगे कि वो सो रहे हैं। सेल के पीछे का ढक्कन हटाकर वो रेंगते रेंगते आगे बढ़ते हैं और उसके बाद वो उस बड़ी टनल एरिया में पहुंच जाते हैं। उस टनल में कई सारे स्टीम के पाइप थे। जिस पाइप से होकर उनको आगे बढ़ना था वो पहले उन्होंने थोड़ा काट रखा था। सबसे पहले डेविड पाइप के अंदर जाता है और बहुत सावधानी से रेंगते रेंगते आगे बढ़ता रहता है उस पाइप से। कुछ टाइम के बाद उसमें रिचर्ड जाता है, लेकिन थोड़ी देर में रिचर्ड को क्लॉस्ट्रोफोबिया होने लगता है। उसको लगा कि उसकी हेल्थ बिगड़ रही है और उसको घबराहट होने लगती है। अब डेविड समझ गया कि रिचर्ड सही से आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए उसके पास जो एक कपड़ा था उसने उस कपड़े की एक रस्सी बनाई और पीछे की तरफ फेंक दिया और फिर रिचर्ड उस कपड़े को पकड़कर उसके सहारे वो आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। फाइनली जब एक टाइम के बाद वो दोनों उस स्टीम पाइप से बाहर निकलते हैं और उसके बाद जो रोड के बीच जो एक मेन होल कवर बना हुआ था, अब उस हॉल के नीचे तक वो पहुंच गए थे।
अब किसी तरह वो ऊपर चढ़कर ढक्कन को खोलने में सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई गाड़ी ही नहीं है जो उनको फटाफट वहाँ से ले जाए। हालांकि वो रोड तक पहुँच गए थे, लेकिन अभी भी खतरा था क्योंकि वहाँ पर टाइम टाइम पर पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग पर चक्कर काटती थी। उनसे पहले बोला गया था कि एक ब्लैक कलर की जीप उसी रोड पर पार्क होगी, लेकिन जब वो दोनों मेन होल कवर के ढक्कन को हटाकर थोड़ा ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर तो कोई जीप थी ही नहीं। उन दोनों को लगा कि शायद उन्हें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए और कुछ ही देर में वहां पर जीप पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब दूसरी बार उस रोड के होल के ढक्कन को हटाकर वो बाहर देखते हैं तो वहां पर कोई जीप पार्क नहीं थी। काफी टाइम बीत गया और अब तक सब्र काफी हो चुका था। 8 बज चुके थे और वो डिसाइड करते हैं कि वो उसी वक्त कि वो उस मेन होल कवर के ढक्कन को हटाएंगे और ऊपर पहुंचेंगे और उसके बाद तेज स्पीड में वो वहां से भाग जाएंगे। अब वो दोनों ऊपर चढ़कर उस रोड के बीच के ढक्कन को खोलते हैं और रोड तक पहुंचने के बाद वो थोड़ा तेज चलकर आगे बढ़ने लगते हैं। किस्मत अच्छी थी कि वहां पर पुलिस की गाड़ी मौजूद नहीं थी। दरअसल मिचेल को पता था कि वो उनकी भागने की प्लानिंग में शामिल है और अगर वो पकड़े गए तो फिर उसको भी सजा होगी, इसलिए वो उस टाइम घबरा गई और जीप का इंतजाम नहीं कर पाई। तो बिना गाड़ी के वो भागते भागते पहुंच गए एक पहाड़ी इलाके में। उस वक्त रात का टाइम हो चुका था। छिपने में ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, लेकिन उनको पता था कि अगले दिन उनको ढूंढने की तलाश और भी तेज हो जाएगी। तो फिर वो अलग अलग जगह पर छिपने की कोशिश करते रहे। अब अगले दिन पूरे जेल में सिक्योरिटी अलार्म बज चुका था क्योंकि जेल के सभी गार्ड को पता चल गया कि जेल से 2 कैदी फरार हो चुके हैं। जब ये खबर मीडिया में स्टार्ट हुई तो स्टेट में दहशत फैल गई। पता चला कि 2 क्रिमिनल जिन्होंने अपने क्राइम केसेस में लोगों का मर्डर किया है वो जेल से भाग चुके हैं। अब जल्दी से शहर में नाकाबंदी की गई और पुलिस की टीम उनको ढूंढना स्टार्ट कर दिया। पुलिस को पता था कि उनके भागे हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और इससे पहले कि वो शहर से बाहर निकले पुलिस कोशिश कर रही थी कि वो तक पहुंच जाए, लेकिन वो इतनी आसानी से पुलिस के हाथ लगने वाले नहीं थे। वक्त गुजरता रहा। लगभग 17 दिनों तक उनकी कोई खबर ही नहीं कि आखिर वो है कहां पर। पुलिस की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर से उनको ढूंढा जा रहा था। बहुत टाइम से वो पहाड़ी इलाकों के जंगल में इधर से उधर घूम रहे थे, जहां पर रिचर्ड को एक हंटिंग कैबिन मिला था और उस वक्त वहां पर कोई था नहीं। वहां पर एक गन रखी हुई थी। रिचर्ड ने उस गन को उठाया और वहां से चला गया। वो दोनों इस इलाके में अलग अलग जगह पर घूम रहे थे। उन्होंने ये खुद ही डिसाइड किया था कि अगर एक पकड़ा गया तो दूसरे के भागने के चांस फिर भी हो। अब रिचर्ड ने जो उस हंटिंग कैबिन में से एक गन को लिया था और उसको लेकर वो थोड़ी दूर जा ही रहा था कि तभी अचानक उसको एक पुलिस ऑफिसर दिखाई दिया। वो पेड़ के पीछे छुपता है और तब तक पुलिस ऑफिसर ने भी उसको देख लिया। वो उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि वो वहां से बाहर निकल जाए। थोड़ी देर में वहां पर कुछ और पुलिस ऑफिसर भी पहुंच गए। अब उसको वार्निंग दी जाती है कि वो सरेंडर कर दे वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन रिचर्ड नहीं माना और वो पेड़ के पीछे से छुपकर ही गोली चलाने की कोशिश करता रहा। अब पुलिस की टीम को भी गोली चलानी पड़ी। जब रिचर्ड वहां से पहाड़ी इलाके से नीचे उतरकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके कंधे पर 2 गोली लगती है और वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद सबसे पहले उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। पता चला कि एक गोली उसके कमर पे भी लगी थी, शायद उसकी जान नहीं बच पाए। अब डेविड की तलाश अभी भी चल रही थी। सबसे पहले तो उसने इस पहाड़ी इलाके के हर जगह को चेक किया, लेकिन वहां पर डेविड नहीं मिला। लेकिन पुलिस को भी पता था कि वो ज्यादा दिनों तक नहीं भाग पाएगा। कुछ ही टाइम के बाद पता चला कि एक फार्मर ने उसको एक जंगल में भागते हुए देखा है। ये जेल से भागने की न्यूज काफी पॉपुलर हो चुकी थी। उसको पता था कि डेविड जेल से भागा हुआ एक कैदी है और उसने पहले मर्डर भी किया हुआ है। उसके बाद उसने पुलिस को कॉल किया और उसके ठिकाने का पता बताया। जैसे ही पुलिस को पता चला पुलिस की टीम फौरन वहां पहुंच गई जहां पर उस फार्मर ने डेविड को देखा था। उससे कई बार कहा गया कि वो सरेंडर कर दे वरना पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी और वो घायल भी हो सकता है और मर भी सकता है, लेकिन वो रुकता नहीं है और बस लगातार भागे जा रहा था। शायद उसको लग रहा था कि वो भागने में बहुत तेज है। जेल में भी जब ब्रेक टाइम होता था तो कई बार वो भागने की प्रैक्टिस करता था क्योंकि उसको पता था कि जब वो जेल से बाहर निकलेगा तो उसे कई वक्त तक लगातार भागना पड़ेगा। लेकिन भागते भागते टाइम काफी बीत गया था और बहुत टाइम से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब उसकी एनर्जी भी खत्म होती जा रही थी और ये बात पुलिस को पता थी कि वो ज्यादा देर तक तो नहीं भागने वाला और वैसे भी पूरे एरिया को घेर लिया गया था और वहां से बचकर निकलना अब बहुत ज्यादा मुश्किल था। तभी हेलीकॉप्टर से एक ऑफिसर उस पर गोली चलाता है जो गोली उसके कंधे पे लगती है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है और तेजी से भागने की कोशिश करता रहता है। लेकिन दूसरे राउंड में जब गोली चलाई गई तब उसकी स्पीड स्लो हो गई और वो वहीं गिर गया। अब उसके पास भागने का टाइम भी नहीं था। सबसे पहले उसको वहां से उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट था उस हॉस्पिटल के बाहर गेट पर भी पुलिस की गाड़ी मौजूद थी और हॉस्पिटल के रूम के बाहर भी एक ऑफिसर को ड्यूटी पर लगाया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल के कर्मचारी और पुलिस को बेवकूफ बनाकर वो वहां से भी भाग जाए। गोली उसके कंधे पे लगी थी और उसे बहुत जल्दी हॉस्पिटल ले जा दिया गया जिससे उसकी कंडीशन ज्यादा सीरियस नहीं हुई और कुछ ही टाइम के बाद वो ठीक हो गया।
उसके ठीक होने के बाद उसको पुलिस डिपार्टमेंट ले जाया गया और काफी टाइम तक पूछताछ होती रही। फिर पुलिस को पता चला कैसे उसने और रिचर्ड ने जेल ब्रेक की प्लानिंग बनाई थी और कैसे वो इतनी बड़ी जेल से भाग पाए। पुलिस को भी काफी हैरानी हुई क्योंकि कभी भी किसी कैदी ने इस तरह से जेल से भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इस प्लानिंग में बहुत ज्यादा खतरा था। पाइप से जेल से बाहर निकलना, उनकी हेल्थ काफी खराब हो सकती थी, उनकी जान जा सकती थी। फिर भी वो जेल से भागने में सक्सेस हो गए, यानी उनकी प्लानिंग काफी बेहतरीन थी। उसके बाद इस केस की चार्जशीट दाखिल हुई और डेविड चला गया जेल। लेकिन रिचर्ड जो जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड था, जिसने सबसे पहले जेल से भागने की प्लानिंग बनाई, वो बच नहीं पाया और हॉस्पिटल में ही मर गया। उसके बाद इस केस की और भी कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन हुई। पता चला कि जेल में एक ऑफिसर मिचेल ने उनकी मदद की थी जेल से भागने में, और तस्करी करके उसने कई सारे टूल्स उनकी सेल तक पहुंचाए थे। तो कोर्ट ने भी उसने अपना जुर्म एक्सेप्ट किया कि उसने दोनों की जेल से भागने में मदद की थी, और जेल में तस्करी के लिए, क्राइम को बढ़ावा देने के लिए उसको 4 साल की सजा हुई और $2000 का जुर्माना भी देना पड़ा। तो ये थी स्टोरी जेल से भाग हुए 2 चालाक कैदी की, जिन्होंने एक बेहतरीन प्लानिंग बनाकर जेल से भागने में सक्सेस तो हो गए, लेकिन आखिरकार जेल से भागने के 20 दिनों के बाद ही पुलिस उन तक पहुंच गई और रिचर्ड को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन डेविड को जिंदा ही पकड़ लिया गया और उसके बाद वो चला गया एक दूसरी जेल, जो जेल पिछली जेल से भी ज्यादा हाई सिक्योरिटी जेल थी। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।